अध्याय 2 संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की उर्वरता, गठन व स्वरूप अलग क्यों हैं? आपने यह भी सोचा होगा कि अलग अलग स्थानों पर चट्टानों के प्रकार भी भिन्न हैं। चट्टानें व मिट्टी आपस में संबंधित हैं क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियाँ ही हैं। पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों व मिट्टियों में भिन्नता धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। इतने लंबे समय में अंतर्जात व बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन बलों की पृथ्वी की धरातलीय व अधस्तलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलों के विषय में देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी? यह आकार में काफ़ी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी। करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट काफ़ी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। क्या आप इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों व प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को तीन भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। क प्रायद्वीपीय खंड, ख हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, ग सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कर्बी एंगलोंग व मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार हैं। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कर्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। प्रायद्वीप मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है। कैम्ब्रियन काल से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंश से प्रभावित है। नर्मदा, तापी और महानदी की रिफ्ट घाटियां और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियां शामिल हैं जैसे अरावली, नल्ला मल्ला, जावादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियां आदि। यहाँ की नदी घाटियां उथली और उनकी प्रवणता कम होती है। क्या आप हिमालय से निकलने वाली और प्रायद्वीपीय नदियों की प्रवणता ज्ञात करके उनकी तुलना कर सकते हैं? पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा निर्माण करती हैं। महानदी गोदावरी और कृष्णा द्वारा निर्मित डेल्टा इसके उदाहरण हैं। हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। ये पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनित तथा अंतर्जनित बलों की अंतर्क्रियाओं से प्रभावित हैं। इसके परिणाम स्वरूप इनमें वलन भ्रंश और शेप थ्रस्ट बनते हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी हैं। तेज बहाव वाली नदियों से अपरतित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में हैं। गॉर्ज, वी आकार घाटियां, शिप्रिकाएं व जलप्रपात इत्यादि इसका प्रमाण हैं। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह एक भू अभिनति गर्त है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग
6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही हैं। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। ऊपर लिखित वृत्तांत से पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। इसके कारण दूसरे पक्षों जैसे धरातल और भू आकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ की भू आकृति एवं उच्चावच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। भू आकृति किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में उबड़-खाबड़ स्थलाकृति है। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसमें अनेकों चोटियां, सुंदर घाटियां व महाखंड हैं। दक्षिण भारत एक स्थिर परंतु कटा-फटा पठार है जहां अपरदित चट्टान खंड और कगारों की भरमार है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान है। मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भू आकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है। पहला उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा उत्तरी भारत का मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान, छठा द्वीप समूह। उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियां शामिल हैं। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें बृहद हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियां उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं। बृहद हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, की पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। जैसा कि मानचित्र से स्पष्ट है, हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। क्या आप दक्षिणी एशिया के देशों के भू पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव बता सकते हैं? क्या आप दुनिया में हिमालय जैसा भू पर्यावरण विभाजक ढूंढ सकते हैं? हिमालय पर्वतमाला में भी अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। उच्चावच पर्वत श्रेणियों के संरेखण और दूसरी भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। पहला कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, दूसरा हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, तीसरा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, चौथा अरुणाचल हिमालय, पांचवा पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग, जो बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है, एक ठंडा मरुस्थल है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील हैं। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियां टोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां जाफरान की खेती की जाती है। बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला और लद्दाख श्रेणी में खरदुंगला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं। महत्वपूर्ण वर्णजल की झीलें जैसे डल और वुलर तथा लवण जल झीलें जैसे पांगांग, सो और सोमुरीरी भी इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम और चेनाब इस क्षेत्र को प्रवाहित करती हैं। कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरत दृश्य स्थलों के लिए जाना जाता है। हिमालय की यही रोमांचक दृश्यावली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। क्या आप जानते हैं कि कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार ए शरीफ भी यहीं स्थित हैं? यहाँ बहुत से तीर्थयात्री हर साल आते हैं। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर में डल झील एक रोचक प्राकृतिक स्थल है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवावस्था में बहती है, तथापि नदीय स्थल रूप के विकास में प्रौढ़ावस्था में निर्मित होने वाली विशिष्ट आकृतिक विसर्पों का निर्माण करती हैं। क्या आप
क्या आप कुछ और नदीय भू आकृतियां बता सकते हैं जिनका निर्माण नदी प्रौढ़ावस्था में करती हैं? प्रदेश के दक्षिणी भाग में अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें दून कहा जाता है। इनमें जम्मू दून और पठानकोट दून प्रमुख हैं। करेवा कश्मीर हिमालय में अनेक दर्रे जैसे करेवा, हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी का विसर्पी बहाव रोचक है। यह पूर्व समय में स्थित एक बड़ी झील के कारण है जिसका एक हिस्सा वर्तमान डल झील है। यह बड़ी झील झेलम नदी के लिए एक स्थानीय निम्नतम आधार रही है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली घाघरा की सहायक नदी के बीच स्थित है। यह भारत की दो मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियां रावी, ब्यास और सतलुज सिंधु की सहायक नदियां और यमुना और घाघरा गंगा की सहायक नदियां हैं। हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है और लाहौल एवं स्पीति जिले के स्पीति उपमंडल में है। हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहत हिमालय, लघु हिमालय जिन्हें हिमाचल में धौलाधर और उत्तराखंड में नागटिभा कहा जाता है, उत्तर दक्षिण दिशा में फैली शिवालिक श्रेणी इस हिमालय खंड में स्थित है। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्वत नगर जैसे धर्मशाला, मसूरी, कासोली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत इसी क्षेत्र में स्थित हैं। शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नजदीक शिवाला में पाए जाने वाले भूगर्भिक रचनाओं से हुई है। किसी समय यहाँ इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय स्थित था जो बाद में स्थायी रूप से देहरादून में स्थापित हुआ। इस क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां शिवालिक और दून हैं। यहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून चंडीगढ़, कालका का दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून तथा कोटा दून शामिल हैं। इनमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है जिसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है। बृहत हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। ये खानाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान में चले जाते हैं और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब भी इसी इलाके में स्थित है। इस क्षेत्र में 5 प्रसिद्ध प्रयाग नदी संगम हैं जिनका विवरण आगे अध्याय में किया गया है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय है। यह एक छोटा परंतु हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है और कंचनजुंगा जैसी ऊंची चोटियां और गहरी घाटियां पाई जाती हैं। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजातीय दक्षिणी भाग विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या जिसमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियां शामिल हैं पाई जाती हैं। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी व जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ चाय के बागान लगाए। बाकी हिमालय से यह क्षेत्र भिन्न है क्योंकि यहाँ दुआर स्थलाकृतियां पाई जाती हैं जिनका उपयोग चाय बागान लगाने के लिए किया गया है। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात और प्राणी जात और आर्किड के लिए जाना जाता है। अरुणाचल हिमालय, यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिफू दर्रे तक फैला है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में कांगतू और नमचा बरवा शामिल हैं। ये पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई और गहरे गॉर्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती हैं। नामचा बरुआ को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी गॉर्ज बनाती है। कामेंग, सुबनसरी, दिहांग, दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ये 12 नदियाँ हैं और बहुत से जलप्रपात बनाती हैं, इसलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता काफ़ी है। अरुणाचल हिमालय की एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियाँ इस प्रकार हैं: मोनपा, अबोर,
निशी और नागा, इनमें से ज़्यादातर जनजातियां झूम खेती करती हैं, जिसे स्थानांतरित कृषि या स्लैश और वन कृषि भी कहा जाता है। यह क्षेत्र जैव विविधता में धनी है, जिसका संरक्षण देशी समुदायों ने किया। उबड़-खाबड़ स्थलाकृति के कारण यहाँ पर विभिन्न घाटियों के बीच परिवहन जुड़ाव लगभग नाम मात्र ही है, इसलिए अरुणाचल असम सीमा पर स्थित दुआर क्षेत्र से होकर ही यहाँ कारोबार किया जा सकता है। पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। ये पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती हैं। उत्तर में ये पटकाई पुम नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिजो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। यह एक निजी पहाड़ियों का क्षेत्र है, जहाँ अनेक जनजातियाँ झूम या स्थानांतरित खेती करती हैं। यहाँ ज़्यादातर पहाड़ियाँ छोटे बड़े नदी नालों द्वारा अलग होती हैं। बराक मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है। मणिपुर घाटी के मध्य एक झील स्थित है, जिसे लोकताक झील कहा जाता है, और यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है। मिजोरम, जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। नागालैंड में बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। मिजोरम और मणिपुर की दो नदियाँ बराक नदी की सहायक नदियाँ हैं, जो मेघना नदी की एक सहायक नदी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ चिंदवेन नदी की सहायक नदियाँ हैं, जो कि म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की एक सहायक नदी है। उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं: भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में बांटा जाता है: खादर और बांगर। भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है, जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है। उसके परिणामस्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियाँ यहाँ पर भारी जलभार जैसे बड़े शैल और गोलाश्म जमा कर देती हैं और कभी-कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती हैं। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है, जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं, और क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती, ये क्षेत्र अनूप बन जाता है, जिसे तराई कहते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है। तराई से दक्षिण में मैदान है, जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ जैसे बालूरोधिका, विसर्प, गोखुर झीलें और गुम्फित नदियाँ पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदीय द्वीप और बालूरोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ ज़्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियाँ अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएं बनाती रहती हैं। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, जैसे सुंदरवन डेल्टा। सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप यह नदी
दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है। ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, जहाँ कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूं, चावल, गन्ना और जूट उगाई जाती है। अतः यहाँ जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है। प्रायद्वीपीय पठार नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है, जिसकी ऊंचाई से 600 से 900 मीटर है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक अरावली विस्तार, पूर्व में राजमहल पहाड़ियां, पश्चिम में गिर पहाड़ियां और दक्षिण में इलायची कार्डामम पहाड़ियां प्रायद्वीप पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। उत्तर पूर्व में शिलांग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, पालायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार। यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व को कम होती चली जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से भी मिलता है। प्रायद्वीप पठार की कुछ नदियों के नाम बताएं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती हैं। कुछ स्थलाकृतियों के नाम भी बताएं जो पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों से संबंधित हैं, परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं हैं। इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टॉर ब्लॉक, पर्वत भ्रंश घाटियां, पर्वत स्कंध, नग्न चट्टान संरचना, टेकरी, हम्मौकी पहाड़ी श्रृंखलाएं और क्वार्टजाइट भित्तियां टाइग्स शामिल हैं, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान व निमज्जन, भ्रंश तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। भीमा भ्रंश का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि वहां बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं। अपनी पुनरावर्ती भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती हैं। इस पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में नदी खड्ड और महाखड्ड इसके धरातल को जटिल बनाते हैं। चंबल, भिंड और मोरेना खड्ड इसके उदाहरण हैं। मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला दक्कन का पठार, दूसरा मध्य उच्च भूभाग, तीसरा उत्तरी पूर्वी पठार। दक्कन का पठार इसके पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियां हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अनामलाई और इलायची कार्डमम पहाड़ियां। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की अनामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और यह नीलगिरी पहाड़ियों में है। ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है। पूर्वी घाट अविरत नहीं है और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपरदित है। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियां अजावादी पहाड़ियां, पालकोंडा श्रेणी, नल्लामाला पहाड़ियां और महेंद्रगिरी पहाड़ियां हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। मध्य उच्च भूभाग, पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उच्छिष्ट पठार की श्रेणियों से बना है, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। ये अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो कि काफी हद तक अपरदित हैं और इनकी श्रृंखला टूटी हुई है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है, जहां यह अनुदैर्ध्य रेत के टिब्बों और चापाकार बरखान रेतीले टिब्बों से ढके हैं। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कायांतरित चट्टानों जैसे संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति इसका प्रमाण है। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है और उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है।
यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती हैं। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो पश्चिमी अरावली से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। उत्तर पूर्व पठार वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती हैं। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो पश्चिमी अरावली से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। उत्तर पूर्व पठार वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय की पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से यह अलग हो गया था। बाद में यह नदी द्वारा जमा के जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग हैं। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है: गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ। असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार भी कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूने के पत्थर, यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपरदित भूतल है। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। भारतीय मरुस्थल विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। यह एक ऊबड़-खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अनुदैर्ध्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है और परिणाम स्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। इन्हीं स्थलाकृतिक गुणों के कारण इसे मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि आकल में स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। काष्ठ जीवाश्म की आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष आंकी गई है। यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियाँ भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित हैं। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियाँ स्थानांतरी रेतीले टीले, छत्रक चट्टानें और मरु उद्यान दक्षिणी भाग में हैं। ढाल के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जा सकता है: सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। यहाँ की अधिकतर नदियाँ अल्पकालिक हैं। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। अल्पवृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है। कुछ नदियाँ तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। यह अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है, जहाँ नदियाँ झील या प्लाया में मिल जाती हैं। इन प्लाया झीलों का जल खारा होता है, जिससे नमक बनाया जाता है। तटीय मैदान आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत की तट रेखा बहुत लंबी है। स्थिति और सक्रिय आकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को 2 भागों में बांटा जा सकता है: पहला पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरा पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका, जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, अब पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों एवं बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, मझगांव,
JLN, नावहा, शेवा, मर्मागांव, मैंगलोर, कोचीन शामिल हैं। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है: गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मालाबार तट। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है, परंतु उत्तर दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल बैकवाटर्स, जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलाम काली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा शामिल है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पतन और पोताश्रय कम है। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पतनों और पोताश्रयों का विकास मुश्किल है। पूर्वी तट के कुछ पतनों के नाम देखिए। 26 दिसंबर 2004 को अंडमान और निकोबार द्वीपों पर एक प्राकृतिक आपदा ने कहर ढाया। द्वीप समूह। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है। रीची द्वीप समूह और लबरींथ द्वीप यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है। बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थरों और गोलाश्मों से बना हुआ है। इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सैडल चोटी, उत्तरी अंडमान 738 मीटर, माउंट डिओवोली, मध्य अंडमान 515 मीटर, माउंट कोयोब, दक्षिणी अंडमान 460 मीटर और माउंट थ्विल्लर, ग्रेट निकोबार 642 मीटर शामिल हैं। पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन हैं। यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहनी वर्षा होती है और भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति उगती है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल हैं। ये द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। ये केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। यहाँ 36 द्वीप हैं और इनमें से 11 पर मानव आवास है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में बांटा गया है: उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरे द्वीप। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है, जिस पर अबद गुटिकाएं, शिंगिल, गोलाशिकाएं तथा गोलाश्म पूर्वी तट पर पाए जाते हैं।